बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। सामीन कलाम, हमारा ये शो रेडियो पाकिस्तान के FM और मीडियम वेव चैनल से बैक वक्त नशर किया जाता है। आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में वॉर लाइक सिचुएशन है। भारत की तरफ से हर हमले का, हर दरअंदाजी का जवाब जिस तरीके से हमारी जरी और बहादुर अफवाज ने दिया है, उसके बारे में यही कहा जाएगा कि अपनी मिसाल आप हैं। जैसे हमारी अफवाज ने भारत की फौजों को हमेशा दबा कर रखा है, हमारी स्पोर्ट्स ने भी भारत को हमेशा दबा कर रखा है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने कौमी खेल की बात करें, हॉकी की, तो हमारा माजी बड़ा शानदार है। देखिए, इस वक्त हमारी रैंकिंग अगरचे इस पाई की नहीं है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हॉकी की बात करें 1948 से ऑनवर्ड, जब हमने लंदन ओलंपिक्स में शिरकत की थी, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आगे ही बढ़ता रहा। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 16 मरतबा शिरकत की और फिर 1960, 68 और 84 में गोल्ड मेडल हासिल किए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की बात करें तो 13 मरतबा हम वर्ल्ड कप में हमने शिरकत की। पहली मरतबा 1971 में, हम चैंपियन 1971, 78, 82 और 94 में बने। फिर एशियन गेम्स की बात करें तो हमने सबसे पहले 1958 में इस इवेंट में शिरकत की और हम फिर 58 में, 62 में, 70 में, 74 में, 78 में, 82 में, 90 में, 2010 में एशियन चैंपियन बने। एशिया कप भी एक इवेंट होता है, इसमें पाकिस्तान 1982, 85 और 89 में चैंपियन बना। पाकिस्तान की हॉकी के मेडल्स देखें तो हम भारत से कहीं आगे हैं। हमने 3 मरतबा ओलंपिक्स, 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 8 मरतबा एशियन गेम, 3 मरतबा एशिया कप, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मरतबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और अगर इंडिया की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें तो 52 मैचेस पाकिस्तान और भारत के हुए हैं। 16 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान ने 25 मरतबा हिंदुस्तान को शिकस्त दी। ओलंपिक्स गेम्स में 7 मरतबा आमने सामने हुए, 4 मरतबा पाकिस्तान और 2 मरतबा भारत जीता। एक जो है वो मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। वर्ल्ड कप में जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान ने 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया, 3 में भारत और 2 में पाकिस्तान। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, 19 मैचेस हुए, 12 में पाकिस्तान और 7 में भारत ने कामयाबी हासिल की। कहाँ 12 और कहाँ 7, ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने 16 मरतबा भारत के खिलाफ मैचों में हिस्सा लिया, 8 मरतबा पाकिस्तान जीता, 5 मरतबा भारत को कामयाबी नसीब हुई। जबकि एशिया कप में 9 मैचेस खेले गए, 5 पाकिस्तान ने, 3 हिंदुस्तान ने जीते। कहना होगा कि पाकिस्तान बहरहाल खेल के मैदान में अगर देखा जाए, इस खेल के हॉकी के खेल में 181 में से पाकिस्तान ने 82 जीते हैं और 67 में भारत को कामयाबी हासिल हुई है। 32 में बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। तो इस खेल में पाकिस्तान की डोमिनेंस बरकरार रही है हिंदुस्तान के ऊपर। गो कि आप जानते हैं कि हमारी पिछले काफ़ी बरस से हम डिक्लाइन पर हैं, लेकिन जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है वो भारत को हमेशा हाउंट करता रहता है, उन्हें खौफजदा रखता है। वो जो एहसास कमतरी है उससे बाहर नहीं निकले। और अब सरहदों में जो कुछ हो रहा है, ये भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारे पास वसाइल हैं या हमारे पास पैसा है। ये जंगें इस तरह नहीं जीती जाती, बल्कि जंगें जज्बे से जीती जाती हैं। और पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया ये दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक हैं। और अल्लाह के फजल करम से फ़ौज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का हर जवान, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, ख़वातीन सब साथ हैं और हम उस रावल दस्ते के पीछे पीछे हैं। सामीन कलाम, पाकिस्तान की हॉकी की कामयाबियों का जिक्र हो रहा है, जबकि अफवाज पाकिस्तान की जांफशानी और बहादुरी का चर्चा दुनिया भर में जारी है। हमारी बहादुर फौजें भारतीय फौज को शिकस्त फाज से हमकरार कर रही हैं। इसी तनाज़ुर में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और वतन अजीज के एक अजीम सपूत, हॉकी के मायानाज खिलाड़ी, हॉकी फेडरेशन के साबिक कामयाब सेक्रेटरी और अफवाज पाकिस्तान में आला खदमात देने वाले कर्नल मुदस्सर असगर से गुफ्तगू करते हैं। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये फरमाइए कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन के हवाले से पाक आर्मी का क्या किरदार रहा है, और जब खिलाड़ी अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक हो जाते हैं तो वो दीगर क्या खिदमात सर अंजाम देते हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी में स्पोर्ट्स को बहुत तरजीह दी जाती है और स्पोर्ट्समैन की बहुत इज्जत होती है। स्पोर्ट्समैन अगर प्रोफेशनली थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट और उसका जो एक नामवर होना फौज में, एक उसको एक खास रुतबा मिल जाता है। फौज हमें सिखाती भी बहुत है। हम सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं करते फौज में, हम जब स्पोर्ट्स हो रही होती है तो फिर स्पोर्ट्स में होते हैं, और जब स्पोर्ट्स नहीं होती तो फिर अपने आर्मी के जो रेलेवेंट आर्मी के बारे में जो सारा काम होता है वो करते हैं।
मैं कश्मीर में भी रहा हूं, मैं बलूचिस्तान में भी रहा हूं, मैं पंजाब में भी रहा हूं, मैं फ्रंटियर में भी रहा हूं, और मैं पाकिस्तान के हर कोने में मैंने सर्व किया, मुझे इसका फख्र है। और इसके साथ साथ फिर जैसे आपको पता कि मैं 71 में टीम के साथ था, 72 मैंने ओलंपिक्स खेली, 76 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स खेली, और क्राइस्ट चर्च वर्ल्ड कप भी हम जीते 74 में। पाक फौज में स्पोर्ट्समैन को बहुत इनकरेज किया जाता है, और यही वजह है कि मोस्टली पाकिस्तान आर्मी में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत नाम बनाती हैं और बड़ी प्रोमिनेंट रहते हैं हर गेम में। सिर्फ हॉकी में नहीं, आर्मी की दूसरी स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, एथलेटिक, बॉक्सिंग, रोइंग, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आर्मी अपना नाम बनाती है। और मैं समझता हूं कि एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जो कि हर किस्म के खिलाड़ी, फौजी वो तैयार करती है और बड़े एहसन तरीके से तैयार करती है। यही वजह है कि हमें अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने दुश्मनों पर बहुत ज्यादा एज है। और मैं ये भी आपको बता दूं, जितनी भी जंगें हुई हैं, स्पोर्ट्समैन जितने भी प्रोमिनेंट रहे हैं, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दी और उन्होंने दर्जा शहादत भी हासिल किया। आप चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपके तल्लुकात भी रहे हैं जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है। ये जिस तरीके से अब तो जंग है, दायरा खेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये खेल में भी जंग ले आते हैं या कुटी कर लेते हैं, ये क्यों है ऐसे? मुझे बताइए, इनको इशू क्या है? ये इंडियन हॉकी फेडरेशन की मैं आपको एक छोटा सा इनके इंसिडेंट बताना चाहता हूं। इनके प्रेसिडेंट थे इंडियन हॉकी फेडरेशन के मिस्टर KPS गिल, वो शायद पुलिस ऑफिसर थे, तो वो उनके साथ मेरी इक्वेशन बहुत अच्छी थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 94 सिडनी की, और उसके बाद मेरी इनसे काफ़ी मुलाकातें रही। मैं जब भी इंडिया गया या अदरवाइज बाहर आउट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलते थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा सवाल किया कि करण साहब, ਤੁਹਾਡੀ टीम इन्नी अच्छी किस तरह तुसी बना लेंदे हो? तुसी वर्ल्ड चैंपियन भी हो, तुसी एशियन चैंपियंस भी हो, तुसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, तो को इतने प्लेयर कहाँ से आते हैं? मैंने कहा जी गिल साहब, आपके पास भी बहुत प्लेयर आते थे। आपने जब हम खेला करते थे उस वक्त इंडियन हॉकी टीम में 9 से 10 खिलाड़ी सिख होते थे। सिख लड़ते भी हैं, दे आर गुड फाइटर्स, दे आर गुड प्लेयर्स। और मैंने कहा जी अब तो आपकी टीम में एक भी सिख नहीं है। उन्होंने कहा बात तो ये ठीक है, लेकिन हमें तो कोटे में लाने पड़ते हैं। मैंने कहा फिर जब कोटे में टीम बनानी है तो फिर कोटे वाली टीम तो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। बिलीव यू मी राजा साहब, उन्होंने उसके बाद टीम में इतनी तब्दीली की कि जब वो, अब तो खैर मैंने सुना कि वो इज डाइड, जब तक वो हयात थे उस वक्त उन्होंने टीम में चेंजेस करके 7-8 टीम में सिख डाल लिए हुए थे। और इवन नाउ इंडियन हॉकी टीम में 8 से 9 सिख खेलते हैं, इसलिए उनकी टीम अब बेहतर बन गई है। ये लोग कॉम्प्लेक्स है, इनको इतना कॉम्प्लेक्स होता था हमें देख के कि वो आधे तो वैसे ही हार जाते थे जब हमारी टीम को ग्रीन शर्ट्स में देखते थे। मैं नहीं समझता कि इंडियन हॉकी या इंडियन स्पोर्ट्स में इनमें सिर्फ ये होता है कि हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जीते, और पाकिस्तान आपसे हारता भी नहीं है। और भाई पाकिस्तान को जीतने से आपको क्या मिलेगा? बातों के बहुत शेर हैं इनके। मीडिया और जितने भी लोग ये हर वक्त देखें लगे रहते हैं, दे टॉक सो लाइट, इतना वो लो किस्म की प्रोपेगेंडा, लो किस्म की बातें करते हैं कि सुनने को भी दिल नहीं करता। सो बेसिकली आई फील कि यार कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए ये हमेशा उसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और कभी भी आगे नहीं आ सकते। तो आपने दूसरी खेलों को भी हैंडल किया है PIA में और अफवाज में भी। क्या वजह है कि हमें खेलों में इतनी बड़ी ये आबादी है? इस वक्त तो खैर ये 1 अरब और 40 करोड़ के करीब हैं, ये हमसे हमेशा मात खाते रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या जज्बा है, जो कुछ है, जो टैलेंट है, उसकी जरा तफसीलात बताइए। देखें, ये 1 अरब 40 से लेकर 2 अरब 40 भी हो जाएंगे ना, तो इनकी स्पोर्ट्स का लेवल यही रहेगा। इनमें मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, टीम वर्क बिल्कुल नहीं है। इनके अपने कोचेस कहते थे कि मेरी टीम के 11 मेंबर हैं और 11 में से 9 जुबानें हैं टीम में और एक 10वीं जुबान मेरी है। हम एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ सकते। अब ये बताइए कि अगर आप में एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, हाउ वुड यू हैव दैट मेंटल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी उनकी एक कैसे होगी? तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम रहते हैं। और मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल से इनकी अगर कोई टीम बनती है तो बनती है, लेकिन वो
वर्ल्ड क्लास टीम कभी भी नहीं बना सकेंगे, कभी नहीं बना सकेंगे। फौजी की हैसियत से कर्नल मुदस्सिर असगर साहब, मैं आपसे पूछूं कि हमारी फौज को वो क्या मुमताज खूबी है जो कि इंडियन फौज से बदतर उनको समझा जाता है, ऊंचा समझा जाता है, बहादुर समझा जाता है, ज्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है? हमारी फौज में अल्लाह ताला की रहम व करम से हमारे, आपने देखा होगा कि जब भी माएँ बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी ये ख्वाहिश ही होता है कि मेरा बच्चा किसी न किसी शक्ल में कौम की खिदमत करे। उनकी प्रेफरेंस माँ की यही होती है कि मेरा बच्चा फौज में जाए और सरहद की हिफाजत करे। तो वो आपने देखा कि हमारे बच्चे जब शहीद होते हैं तो माएँ कहती हैं मैंने ये बेटा कुर्बान किया, मेरा दूसरा भी बेटा कुर्बान हो जाए तो मैं इस मुल्क के लिए एक खुश नसीब औरत होंगी। ये जहां स्पिरिट हो, आप जब बताएं उस जैसी कौन से कौन लड़ सकता है। हमारे, मैं आपको यकीनन, मैंने 71 की वॉर एक्चुअली कॉम्बैट में था, मैं 71 में यहाँ लाहौर में। मैं आपको ये बहुत हल्फिया बताता हूँ कि दुनिया का कोई फौजी मशीन गन चलती हुई के आगे मुंह नहीं डालता। सिर्फ एक पाक फौज का सिपाही है या जवान है या अफसर है, चलती हुई मशीन गन के सामने जाके मुंह डाल के पकड़ता है। मेरे अपने यूनिट के लड़कों ने वहां ये करके दिखाया 71 में। तो हमारे तो लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनकी तरबियत घरों से इतनी होती है अच्छी। उसके अलावा हमारे मजहब हमें इतना स्ट्रांग फौजी या कह लें स्ट्रांग मुसलमान बना देता है कि इन जैसे आदमियों से लड़ना अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे हमेशा, मुल्क पे भी रहम करता है और अपने बंदों पे भी रहम करता है, इसलिए हमारी फौज अच्छी है। तो असगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हुई इस किस्म की टॉक्स में मेरी कंट्रीब्यूशन में। आई एम रियली, आई टेक प्राइड and I am very proud of I'm very proud to be with you for some time. राजा साहब, thank you once again and God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन कराम, ये थे ओलंपियन कर्नल मुदस्सिर असगर। सामईन कराम, हमारी स्पोर्ट्स में जनूब मशरकी एशिया और खासतौर पर भारत के खिलाफ जो कारकर्दगी पैदाइश से दिखाई, सन 47 से लेकर जब सफर आगे बढ़ा, 48 में जब हॉकी फेडरेशन का क़याम अमल में आया और इसी दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी BCCB का क़याम अमल में आया, स्क्वाश और फिर दूसरी खेलें, क्या कहने थे हमारे खिलाड़ियों के। हमने अपने असली दुश्मन भारत पर जो अपना तसल्लुत है उसको हमेशा बरकरार रखा। स्क्वाश हो, वो हॉकी हो, वो क्रिकेट हो, दीगर खेलें हो, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट हो, क्रिकेट के कप्तान हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, हमारी हर जगह बल्ले बल्ले थे, नाम, मुकाम और हैसियत थी। और जो रिकॉर्ड हमारे इब्तिदा में हमारे हिस्से में रहे, जो हमने कायम किए, वो भारत को कभी भी नसीब ना होंगे। हम वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो हकायक और रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड बुक्स हैं वो गलत नहीं कहती। और इस हवाले से हम गाहे गाहे गुफ्तगू करते रहते हैं जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से। आज यही हमारा मौजू है और इस हवाले से बात करते हैं। पहले तो मुजाहिद साहब ये फरमाइए, भारत की ये जो हटदर्मी, उनकी जो यलगार है और मासूम शहरियों पर जो उन्होंने ड्रोन्स के जरिए जो भी उन्होंने गोला बारूद का इस्तेमाल किया, वो तो लगता है कि एक हेजानी कैफियत है, एक पुराना वो हसद और बुग़्ज़ है पाकिस्तान के बारे में। हिस्ट्री के बड़े स्टूडेंट रहे हैं, आपके वालिद ग्रामी जनाब कर्नल सैयद अमजद हुसैन साहब का बड़ा अमल दखल रहा तहरीक पाकिस्तान में। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ये भी बताइए फिर कि हमारी जो खेलों में उन पर जो तसल्लुत शुरू से रहा, वो भी एक उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एहसास कमती रहा है। देखिए, जो आजकल जो हिंदू हफ्ता की पॉलिसी चल रही है मोदी की, इसकी पेशन गोई कायदे आज़म ने 80-90 साल पहले कर दी थी कि इनके साथ हमारा गुजारा नहीं है। इनकी सोच मुख्तलिफ है। ये अब देखिए, हाउस स्टेशन जो होता था हिंदू पानी मुस्लिम पानी जी, उन्होंने कहा था कि ये गाय को खाते हैं, गाय को पूजते हैं, हम गाय खाते हैं। ये बुतों को पूजते हैं, हम बुत तोड़ते हैं। इनके हीरोज हमारे विलन हैं, हमारे विलन इनके हीरोज हैं। तो ये दो नेशन छुरी की पॉलिसी तय है। उन्होंने कहा आपने इनको महकूम देखा है, हुक्मरान नहीं देखा। हमारी नौजवान लड़कों की टीम कॉलेज बॉयज की 52 में इंडिया गई। मैं समझता हूँ ये ओवल से ही बड़ी विक्ट्री थी। एक ऐसी टीम जो 28-32 से क्रिकेट के दौरे कर रही थी और एक एस्टैब्लिश एक लिहाज से टीम थी, उसको हमने लखनऊ में तो हराया। जरा उस टूर के बारे में बताइए कि वो उसमें और भी कुछ ऐसे वाकयात हैं जिससे ये लगता है कि ये शुरू से रौंदी मारने वाली कौम है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एक अखबार का तराशा था स्टेट्समैन का,
جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈے آف شیم فار انڈیا، لاہور کالج بوائز ڈیفیٹ آل انڈیا ایٹ لکھنؤ. اس میں 8 لڑکے تھے اسلامیہ کالج کے، 2 تھے گورنمنٹ کالج کے، محمود حسین اور وقار، اور ایک حنیف کراچی کا تھا. ایک ٹیم جو جس ملک میں کوئی فرسٹ کلاس اسٹرکچر نہیں ہے، وہ ایک ٹیم کے خلاف کھیل رہی ہے جو 20 سال سے فرسٹ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور پہلا میچ آپ انہیں سے ہارے ہیں، وہ آپ دوسرا میچ جیت جاتے ہیں. پھر آپ کو چوتھے میچ میں آپ جیت رہے تھے، انہوں نے پانی ڈال دیا گراؤنڈ پہ مدراس پہ اور میچ نہیں ہو سکا. بالکل. ہاں، شروع سے یہ چیٹنگ کر رہے تھے امپائر. آپ ذرا اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بائسڈ، لیکن جو حقیقت ہے ذرا وہ بیان فرمائیے. ایک طرف عبدالحفیظ کاردار اور ایک طرف لالا امرناتھ، اسٹیچر دیکھیں. یہاں پر بھی ہم نے ان پر سبقت اپنی برقرار رکھی. آپ نے یہ تو بتایا کہ ہمارا کھلاڑی ایک سے بڑھ کے ایک تھا، کرکٹر جو تھا، اور کالج اسٹوڈنٹس تھے صرف. تو یہ ذرا لیڈرشپ کے حوالے سے میرے خیال میں ہم نے ان کو بڑے صدمے دیے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے جی کہ یہ اس وقت حب الوطنی کا جذبہ تھا، نیا نیا ملک آزاد ہوا تھا. وہ اس وقت پیسے کے لیے سوچتے تھے، وہ ملک کے لیے سوچتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے، پاکستان کے لیے جیتنا ہے. یہ جذبہ تھا، ملک کے اوپر تھا، حب الوطنی کے اوپر تھا، اپنا مقام پیدا کرنے کا تھا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جب ہم نے 52 میں ان کو لکھنؤ میں شکست دی، اور اس کے بعد بھی ہمارا پر ہینڈ رہا تھرو آؤٹ 70s تک 80s تک، یہ جو تھا یہ کتنے دورے کر چکا تھا انگلینڈ کا، اور انگلینڈ کے 46 میں آسٹریلیا سمیت انہوں نے کافی کرکٹ کھیلی ہوئی تھی. تو بتائیے کہ کہاں ان کا تجربہ اور کہاں ہمارے نوجوان کرکٹ کا تجربہ. تو یہ ایک معجزہ تھا میرے خیال میں جو ہوا. دیکھیں، جب پاکستان انڈیا کی سیریز 52 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے انڈیا 32، 1932، 36، 46 اور 1952 میں انگلینڈ کا ٹور کر چکا تھا. ٹھیک ہے، مطلب 4 ٹور کر چکے تھے انگلینڈ کے. اچھا آج دوسری طرف انگلینڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، 64 میں 4 ٹیسٹ پاکستان کو مل گئے. پھر جو ہم نے اوول میں جیت حاصل کی، ذرا انڈیا کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانے کے سلسلے میں؟ یہ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا راجا صاحب. انڈیا کو 40 سال لگے تھے پہلا ٹیسٹ جیتے، ٹیسٹ لینے کے بعد پہلا ٹیسٹ 71 میں جیتا تھا انگلینڈ میں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اور پاکستان رینگ کے پاکستان نے پہلے ٹور پہ جیتا. اچھا یہ بھی ایک چیز تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم وہ پہلی ٹیم تھی ایشین جس نے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں شکست دی تھی. بالکل صحیح کہا، یہ بھی بالکل صحیح کہا. اب آ جائیں ذرا ہاکی کی طرف آ جائیں. 48 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آتا ہے. ذرا بتائیے کہ اولمپکس ہوئے لنڈن میں، پھر 60 کی ذرا روم اولمپک کی بات کیجئے، اور بتائیے کہ کس طرح ہم نے ان کو بے تاج کیا اتنے بڑے ملک کو. سب سے پہلے پاکستان انڈیا کا کلیش ہوا تھا اولمپکس میں 1956 میں میلبورن میں، جس میں ایک متنازع گول کی وجہ سے انڈیا جیتا تھا 1-0. پھر اگلا ان کا ہوا تھا ایشین گیمز میں ٹوکیو میں، جہاں پاکستان جیتا تھا گولڈ میڈل. پھر 1960 میں 32 سال کی برتری تھی جو ان کی تھی، سپرمیسی ورلڈ ہاکی، یہ ختم کی تھی جب نصیر بنا نے گول کیا تھا اور پاکستان جیتا تھا روم اولمپکس. بالکل. اور اس کے بعد اس کے بعد 64 میں پاکستان ہار گیا تھا، 68 میں پھر جیتا تھا میکسیکو میں، پاکستان جیتا تھا انڈیا کو ہرا کے. اب اس میں ورلڈ کپ، اور جو پہلا پھر اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ بھی پاکستان نے انڈیا کو ہرا کے جیتا تھا پاکستان ورلڈ کپ. دیکھیں ویسے ایک ادارے کی حیثیت سے بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن اوریجنیٹر تھا ایشین ہاکی فیڈریشن کا. پھر ہم نے چیمپئنز ٹرافی عطا کی، یہ بھی نور خان صاحب کا آئیڈیا تھا. ہم نے ایڈمنسٹریٹر میں با کمال پیدا کیے، نور خان اور کارنیلیس جیسے، قداور کاردار جیسے کیسے کیسے لوگ تھے. پھر مجاہد سید صاحب کرکٹ براڈ کاسٹ دیکھنے میں سمجھتا ہوں کہ عمر قریشی کا کہ کیلیبر کا کوئی انڈیا میں کمنٹیٹر پیدا نہیں، جو ان کی فلو تھی، جو ان کا اسٹیچر تھا. شو واز اباؤٹ افتخار احمد ایٹری واز دا موسٹ پاپولر، اور پھر چشتی مجاہد. میں انڈیا میں لوگوں سے سنتا تھا، کہتے ہیں ان جیسے کمنٹیٹر کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کافی اس سلسلے میں صحیح ڈائریکشن اختیار کی، اور ہمیں بڑے باہنر اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں کی خدمات حاصل رہی. پھر اسکواش کی آپ دیکھ لیں کہ جو جہانگیر خان اور نہیں، اس میں آپ نے کہا نا عمر قریشی کی بات کی ہے، میں لیول کا کمپیوٹر کوئی نہیں تھا. میں کہتا ہوں جمشید مارکیٹ کے لیول کا کمپیوٹر کوئی نہیں تھا. بالکل بالکل ٹھیک، آپ نے سن رکھا. جمشید مارکیٹ جو سے ہیں ہمارے مندوب رہے ہیں واشنگٹن میں اور یونائٹڈ نیشن میں. اور سب سے بات بتاتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو یہ ان کی وار کیبنٹ میں شامل تھے، اور اس کو مرادی رسائی نے کہا تھا کہ تم پارسی ہو، تم کیوں جا رہے ہو پاکستان میں، یہاں ٹھہرو. ان کا نہیں، میں پاکستان جاؤں گا، میرا ملک ہے، ادھر جاؤں گا. بڑی بات، بڑی کنٹریبیوشن ہے جمشید مارکیٹ.
اور دیکھیں نا کہ یہ جو کرکٹ جو پاپولر ہوئی ہے پاکستان میں، مجھے ابھی تک یاد ہے بچپن میں یہ پان کے کھوکھے ہوتے تھے، وہاں انگریزی میں یہ بولتے ہوتے تھے بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ اب یہاں اپنے سامعین کو بتا دیں کہ یہ کرکٹ بورڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی ریڈیو پاکستان کے کرکٹ کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں. جی ابھی مجاہد سید صاحب ذکر کر رہے ہیں کرکٹ کامنٹری کا، اس نے پاپولر کر دیا کرکٹ کو، اردو کامنٹری بھی پھر شروع ہو گئی. دیکھیں جی، پاکستان میں کرکٹ کو پاپولر کرنے میں جب ہاتھ کا اگر کاردہ اور فضل اور امتیاز حنیف کا ہاتھ تھا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈیو پاکستان کا ہاتھ، گھر گھر کرکٹ کو فروغ دیا تھا ریڈیو پاکستان. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ جو مچان بنتی تھی باغ جناح میں، اور پھر جو کامنٹری، میرے والد کرکٹ پروڈیوسر بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور وہ لوگ بتاتے ہیں ابھی بھی، جو جن لوگوں نے وہ چبوترا دیکھ رکھا ہے شاہ صاحب، کہ کس طرح چبوترے کے اوپر ایک سیڑھی جھولتی تھی، لوگ اوپر چڑھتے تھے اور پھر وہاں جا کے کامنٹری ہوتی تھی. کیا بات تھی. اور ایک بڑا سنہری دور ہے ریڈیو پاکستان کا، اور مجھے پوری امید ہے کہ ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ جو ہے یہ کامنٹری کو دوبارہ بحال کرے گی. اور جو ہمارے اس وقت مجاہد جو ہیں دیکھیں سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں شاہ صاحب، ان کو ریڈیو پاکستان کی کامنٹری وہ میڈیم وے پہ جاتی ہے، اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں کرکٹ میچز. تو بہرحال یہ بہت کنٹریبیوشن ہے ریڈیو پاکستان کی. اب یہاں پر مجاہد صاحب یہ 22 صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ ٹوٹل پولیٹیکل اور وہ ایک نان سپورٹنگ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. مجھے بتائیے کہ ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہیے. ہم تو کبھی کہتے نہیں کہ میں نہیں کھیلنا. کبھی ماجد نے یا ظہیر نے ایسی باتیں کی ہیں جو گواسکر، گمبھیر یا وہ جو ایک ہربھجن سنگھ ہے، وہ جو باتیں بار بار کر رہے ہیں، یہ کس کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کرکٹ تو ایک برننگ فورس ہے پاکستان میں. کرکٹ سے اس سے بڑی چیز ایک اور ہوتی ہے، وہ قومی وقار آنر. بالکل ایک سیئنگ ہے کہ when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When honor is lost, everything is lost. اس میں ہمیں کوئی کمپرومائز، ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہیے. ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ کچھ نہیں، کوئی گیم نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور شاہ صاحب آپ جیسے جو ناقدین ہیں اور جو جوش دلاتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں، ماضی کی جو شاندار ہماری روایت ہے، جو ریکارڈ ہیں اور سنہری یادیں، وہ بھی ہمیں سورس آف انسپریشن دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات کہوں گا پی سی بی کو اور ریڈیو پاکستان کو کہ جو کمنٹری ہوتی ہے اس میں میرٹ سیٹ کریں کمنٹیٹرس. یہ نہیں سفارش پہ دوستی پہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے کمنٹری کا لیول بہت گر گیا ہے آپ کا. یہ میرٹ پہ، قابلیت پہ ہونا چاہیے کمنٹیٹر کی سلیکشن. ویسے دیکھیں ریڈیو پاکستان کی شاہ صاحب، میں آپ کو ان کے لیٹر جو میرے پاس موجود ہیں، بڑے ٹاپ کلاس سٹینڈرڈ ہیں کمنٹیٹرز کو ان کو آڈیشن کرنے کے. اب اس میں کچھ تھوڑا کمپرومائز ہوا ہے، لیکن ان کی جو روایت ہے وہ تو میرے خیال میں وہ ورلڈ کلاس ہے. اب دیکھیں نا، یہ افتی، چشتی، منیر حسین، حسن جلیل، ادریس صاحب، عمر قریشی، جمشید مارکر اور سارے بڑے بڑے پرویز احمد میاں، شہزاد مایو، طارق رحیم یا ریحان نواز، یہ سارے جو ہیں ان میں سے کچھ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھے اور کچھ ظاہر ہے کہ جونیئر تھے، لیکن سب نے خوب رنگ جمایا اور ایک مرحلے سے شاہ صاحب اوپر آئے. ویسے میں بات کلیئر کر دوں، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، میں حال کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، حال کی بات کر رہا ہوں. اس میں بہت ٹائم ہو گیا کیونکہ یہاں سفارش پہ اور کندھا بدی میں دوستی پہ لوگوں کو آگے کر رہے ہیں، میرٹ پہ نہیں کر سکتے. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ بالکل یہ پیغام ہے. اور سینئر اینالسٹ، ہسٹورین، پکے آپ پاکستانی ہیں، بلکہ آپ کا خانوادہ جو ہے اور ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. شاہ صاحب ہم نے منتشر قسم کی باتیں کی، لیکن یہ ماحول ایسا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستانیوں کے، اپنے سامعین کے، ان کے لوگوں کو گرمانا ہے، ان کے مورائل کو آپ کرنا، جو آلریڈی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ عروج پر ہے. ہمارا ماضی بڑا شاندار رہا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم امن اور آپسی چاہتے ہیں، لیکن ہم پر جب حملہ آور ہوتا ہے تو پھر شاہ صاحب آپ کہا کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک تھپڑ لگائے تو اس کو 2 تھپڑ لگا دو. تو ہم پھر ایسا افواج جو ہیں وہ ایسے کر رہی ہیں اب انشاءاللہ تعالی. اور میں سیدھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے امتیاز احمد مرحوم نے فرمائی تھی کہ کہتے جب لکھنؤ ٹیسٹ ہم جیتے تو ہم بس میں بیٹھے لگے تو ایک ہجوم مارا تھا. ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے کو حملہ کرنے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے انڈیا کو ہرایا ہے. مگر جب ہجوم نزدیک آیا تو ان کا سربراہ تھا اور پھٹی بنیان اور پجامہ پہنا ہوا تھا. ان کا تھا آواز دی، بولو بھیا ایک زبان. ہجوم نے کہا قائم رہے گا پاکستان. واہ، یہ انڈیا کے مسلمان تھے لکھنؤ. بہت اچھی، یہ بڑی زبردست بات بتائی مجاہد صاحب آپ نے. اور آپ کی اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے پروگرام سپورٹس میگزین کے لیے نکالا. بڑی مہربانی راستہ والے مجھے بہت اللہ خوش رکھے آپ کا. بڑی مہربانی. یہ تھے ممتاز ہسٹورین اور تجزیہ کار جناب مجاہد حسین سید.
सामिन कलाम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, लेकिन जिंदगी रवां दवां है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो दुबई शिफ्ट कर दिए जाएं। इसके अलावा बांग्लादेश से पाकिस्तान आना है। अब बदलती सूरत हाल जो इसके तकाजे क्या हैं, इस बारे में हम बात करते हैं नौजवान सहाफी हाफिज मोहम्मद इमरान से। हाफिज मोहम्मद इमरान टीवी एंकर भी हैं और एक मारूफ रोजनामे नवाए वक्त में क्रिकेट कॉलम भी लिखते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं और लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल जो है वो इनके सामने होती है। जनाब अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, ये तो जाहिर है कि सेफ्टी और इमेज सब पहले होता है। मुल्क का मुफाद, मुल्क की यगानगत, ये सब कुछ चीजें जो हैं ये स्पोर्ट्स से ओवर एंड अबव होती हैं। पीएसएल अच्छे तरीके से जारी थी। ये जो अब फैसला किया पीसीबी ने, आप क्या समझते हैं कि कब तक ये इवेंट दोबारा मुमकिन होगा? देखिए रहल साहब, बुनियादी तौर पर तो ये दो तजावीज़ थी कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ये चाहता है कि इसको जब ये चल रहा है तो इसी एक सिलसिले में इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा हम 2 हिस्सों में इसका इनेकाद कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मुख्तलिफ फ्रेंचाइज इस हवाले से उनकी इत्तफाक नहीं था, इख्तलाफ राय था कि इसको मुलतवी किया जाए या फिर यूएई लेकर जाया जाए। अब यूएई लेकर जाने का जो अब तक की इतलात है वो यही है कि उसको कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स के एतबार से जितना जल्द हो सके इसको यूएई पहुंचाया जाए और फिर बाकी मंदा मैचेस है उनका इनेकाद किया जाए। तो ये इसके ऊपर इख्तलाफ राय तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहरहाल अगर इवेंट मुकम्मल हो रहा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, तो चूँकि हालात सबके सामने हैं, इन मौजूदा हालात को सामने रखते हुए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम इसको बैरून मुल्क या यूएई की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब मामूल के मुताबिक हालात होंगे हम इसको सारे पीएसएल को और इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा से होस्ट कर सकते हैं। अच्छा हाफिज इमरान साहब, एक और चीज है कि दुबई या यूएई हमारा सेकंड होम रहा है, जब ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में 10 साल तक क्रिकेट नहीं हुई थी। ये जो इंडिया का वहां पर चल रहा था इंडियन प्रीमियर लीग, उसके बारे में खबरें हैं कि वो भी सस्पेंड हो गया। जी बिल्कुल इस तरह से है। देखिए दोनों मुल्कों के माबैन हालात इस तरीके से है ना कि अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से या खतरनाक या अमन को लाहक, अमन तो नहीं है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर दोनों मुल्क इस वक्त जंग के हालात में हैं और किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त कुछ भी कहीं भी हो सकता है। और जिस तरीके से भारत ने एक बुज़दिलाना काम किया, ये शुरुआत उनकी तरफ से हुई है जब वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब उनका एक ड्रोन पहुंचा और वहां पर उसको गिराया गया। तो ये तो भारत, जब पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, पाकिस्तान में अगर जंग की सूरत हाल होगी, पाकिस्तान में बैन अक़वामी क्रिकेट अगर जारी नहीं हम रख पाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि इंडियन प्रीमियर लीग और भारत में इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो इन हालात में आप बगैर किसी तातुल के जारी रहें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और वहां से जो गैर मुल्की, पाकिस्तान से तो किसी ने अभी नहीं कहा था गैर मुल्की खिलाड़ी ने कि हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन भारत में गैर मुल्की खिलाड़ियों की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि हमें अपने मुल्कों में वापस जाना है। तो ये बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व का एक सोच है और जो उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हिकमत अमली है और जो उनकी पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियां हैं, आज खुद भारत उन पॉलिसियों की सजा भुगत रहा है। अगर पाकिस्तान में सुपर लीग के मुकाबले चलते रहते तो इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले भी भारत में चलते रहते। तो ये हो नहीं सकता है कि आपके बॉर्डर साथ हों और आप एक मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयां और वाकयात करें और उसके बाद ये कहें कि आप अमन और सुकून के साथ बैठे रहेंगे, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए चूंकि हालते जंग में दोनों मुल्क और हालते जंग में आप इतनी बड़ी पैमाने पर खेलों की एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को आप जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस इतने बड़े इवेंट पे वो मौजूद होते हैं, उनकी वहां पर मसरूफियात होती हैं। लेकिन अगर मुल्क में जंग लगी हुई है, किनकी हिफाजत का जिम्मा देंगे? क्या वो सरहदों पर हिफाजत करेंगे या फिर वो क्रिकेट मैचेस की हिफाजत करेंगे? तो इंडियन प्रीमियर लीग के साथ मैंने कुछ गैर मुल्कियों के बड़े हॉरिफाइंग किस्म के वीडियोस देखे हैं, वो इतने डिस्ट्रस्ट है इनके ऊपर, ये इतने कमजोर हैं, इतने बुज़दिल हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप स्पोर्ट्स राइटर हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो बुज़दिलाना काविशें हैं, जो डरपोक किस्म की उनकी ज़हनियत है उनके फौज की, आप अफवाज पाकिस्तान जो हमारा हरावल दरस्ता है, जिसकी एक शोहरत है उनकी जमा मर्दी की, उनकी जांफशानी की, उस हवाले से आप जो हमारी जंगल फोक है और जो पब्लिक एटलार्ज है रेडियो पाकिस्तान की, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? राजा साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी लोग नौजवान हैं या जितने भी लोग काम करते हैं, उनको ये इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जब कभी भी बिलखुसूस आपके मुल्क के ऊपर कोई बात करता है ना, तो कतई नज़र इसके कि आप फनकार हैं,
قطع نظر اس کے کہ آپ کھیلوں کے سے تعلق رکھتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ آپ کھیلوں کو کور کرتے ہیں, جب ملک کی, قوم کی سالمیت کی, وقار کی, غیرت کی اور حمیت کی بات ہوتی ہے نا, تو پھر یہ کھیلیں, یہ فنکاروں کی سرحدیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کو یکجا ہونا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. یہ تھے ٹی وی سپورٹس اینکر اور صحافی حافظ محمد عمران. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سپورٹس شو سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ وطن عزیز کے حوالے سے جس مثالی جذبے کا, جس یکجہتی کا اور جس یگانگت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, خاص طور پہ افواج پاکستان کے ساتھ, ہمارا یہ جذبہ جو ہے قائم و دائم رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی وقت ایسا آیا جب ہمیں خود بھی سرحدوں پہ جانے کی ہمیں اجازت ملی یا ہمیں طلب کیا گیا, تو ہمارا تن من دھن سب پاکستان کے لیے حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور ریڈیو پاکستان کی نشریات سنتے رہیے. اللہ حافظ.